नमस्कार। सुप्रीम कोर्ट का जो दहेज विरोधी कानून के बारे में फैसला आया है, बहस शुरू हो गई है कि क्या इससे यह कानून कमजोर हुआ है। अगर आप इस पूरे फैसले के अंदर जाएं, इसे पढ़ने की कोशिश करें, तो बहुत ही तल्ख टिप्पणी की गई है पुलिस के ऊपर। पुलिस को कॉलोनियल बताया गया है। यह भी कहा गया है कि जिस सेक्शन 41 सीआरपीसी का दुरुपयोग होता रहा है, अगर वो ना होता तो संभवतः यह फैसला भी ना लिया जाता। यानी कि सेक्शन 498A, जिसे कहा जा रहा है कि इससे कमजोर हो जाएगा और पीड़ित का पक्ष कमजोर हो जाएगा। अगर पुलिस अपना काम सलीके से करती तो यहां तक बात नहीं आती। तो सवाल यह कि अब आज के इस फैसले के बाद, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद, क्या पुलिस की नीयत वाकई बदलेगी? मगर एक दूसरा पक्ष भी है जहां इस कानून का, इसका लगातार दुरुपयोग भी होता रहा है। अब आपको बता दें, इस बहस में मेरे साथ जुड़ रहे हैं कई खास मेहमान। हमारे साथ हैं डायरेक्टर CSR रंजना कुमारी, समाज सेविका कविता श्रीवास्तव। हमारे साथ पुणे से जुड़ रहे हैं अमोल कुरे, जो कि मेंस राइट एसोसिएशन से इनका नाता है। मगर आप सबका रुख करने से पहले आइए देखते हैं ये रिपोर्ट, जिसमें हम आपको सुनाने वाले हैं एक दास्तान भी। धारा 498A यानी दहेज विरोधी कानून के गलत इस्तेमाल को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि दहेज का आरोप लगने के साथ ही गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है, सबसे बड़ी चीज इसमें यह है, कोर्ट ने अगर कहा अगर ये जरा से भी ये मिसयूज किया जाता है तो ना केवल पुलिस ऑफिसर बल्कि मजिस्ट्रेट भी कंटेम्प्ट और डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग दोनों के लिए लायबल होगा। सुप्रीम कोर्ट का ऐसा साफ निर्देश अगर 2006 में आ गया होता तो दिल्ली के रविंद्र दीवान और उनका परिवार झूठे दहेज केस की जिल्लत और जिंदगी की बिखराव से शायद बच जाते। इसका जो रीज़न था वो एक सिर्फ शक था कि मेरा किसी के साथ अफेयर है, जिसको बेस लेकर इन्होंने मेरे पे केस किया था और मेरे साथ साथ मेरे पूरे परिवार वालों को तंग किया गया। रविंद्र और उनके परिवार ने सब कुछ दांव पर लगाकर ये लड़ाई जीत ली। इसके लिए उन्हें 6 साल का इंतजार करना पड़ा। एक्विटल प्रॉपर हुआ है और सब कुछ उसने खुद भी माना है। बाद में उसकी भी रिटर्न उसमें एप्लीकेशन डली हुई है। क्या लिखा है कि ऐसा कुछ भी नहीं था, मैंने घर वालों के दबाव में आकर ये सब कुछ किया था। मई 2013 में अदालत से वो बाइज्जत बरी हो गए और दिसंबर 2013 में उनका तलाक भी हो गया। लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि झूठा मुकदमा करने वालों को सजा नहीं हुई। दहेज प्रताड़ना के मामले की सुनवाई के दौरान अगर अदालत को लगता है कि महिला ने झूठा मामला दर्ज करवाया है, तो ऐसे मामले में भी अदालत की कोशिश होती है कि इस मामले को सुलह के जरिए खत्म करवाया जाए। और इसी वजह से ऐसे सभी मामलों में अधिकतर बार यही देखा जाता है कि आरोपी को सिर्फ बरी नहीं किया जाता, बल्कि समझौते के बाद मामले को खत्म किया जाता है और उस महिला के खिलाफ भी अमूमन कोई कार्रवाई नहीं की जाती। 13 महीने की बेटी को छोड़ के चली गई और हमारे पास प्रॉपर रिपोर्ट्स वगैरह थी, इसलिए हम प्रूव कर पाए कि हम बरी हो गए उसके अंदर। 2008 में दहेज कानून की आड़ में उन पर झूठा केस थोपा गया और समझौते के नाम पर उनकी पूरी जमा पूंजी और घर की मांग हुई। कहा गया कि आप लोग गुरुद्वारे में रहिए, माँ बाप को गुरुद्वारे में छोड़ दो और हमें हमारे नाम पे प्रॉपर्टी कर दो बेटी के नाम पर। इसको बेलेबल बनाया जाना चाहिए और 406 में भी जब तक लड़की बिल या ऐसे कोई सबूत पेश ना कर दे कि उसके पास वाकई प्रॉपर्टी जो है हस्बैंड को दी गई थी, तब तक अरेस्ट नहीं होनी चाहिए। पूरे परिवार का नाम था, ताया जी से लेकर मेरे रियल ब्रदर तक, जो कि यहाँ पे रहता है, यूएस में रहता है। पुलिस ने मुझे अरेस्ट किया, जेल में डाला गया, कपड़े उतार दिए गए मेरे। उनकी कोई जान पहचान थी नेता वगैरह की, तो उन्होंने फिर मुझे मारा सरेआम ओपन करके। और उसके बाद फिर वो पेन तो अभी भी मेरे पीठ में होता है। पापा पे हाथ पांव चला रहे थे पुलिस वाले। धारा 498A यानी दहेज का मुकदमा गैर जमानती होता है, यानी केस में जिसका भी नाम आया उसका एक बार तो जेल जाना तय है। झूठे मामलों में कानून का ये प्रावधान बड़ा हथियार बन जाता है। मैट्रिमोनियल ऑफेंसेस ऑल ओवर द वर्ल्ड आर बेलेबल ऑफेंसेस। सिर्फ हिंदुस्तान में ही ये एक ऐसा ऑफेंस है जो कि नॉन बेलेबल ऑफेंस है। सुप्रीम कोर्ट के बयान की बात करें तो 85% दहेज के मुकदमे झूठे होते हैं। रविंद्र खुशकिस्मत हैं कि तमाम मुश्किलों के बावजूद वो झूठे मुकदमे से बरी हो गए, लेकिन ऐसे उदाहरण बहुत कम हैं। जो आप कहते हैं कि ये 15% है, मैं कहता हूँ कि इसमें कन्विक्शन रेट तो बिल्कुल है ही नहीं। 15% तो शायद वो मसले हैं जो कि लड़े जाते हैं। अदालती आंकड़ों की बात करें तो दहेज केस अमूमन तलाक पर ही खत्म होता है।
जाहिर है दहेज केस में माँ बाप के अलावा उनके बच्चों का भविष्य भी दांव पर लग जाता है। इस बहस में हमारे साथ मोनिका अरोड़ा भी जुड़ चुकी हैं। तो अब मेरे साथ चार खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले रंजना कुमारी, आपका रुख करना चाहूंगा। कुछ देर पहले हम वकील सुन रहे थे, रविंद्र के जो वकील हैं वो इसे बेलेबल ऑफेंस बनाने की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं दुनिया भर में अवेलेबल है, सिर्फ भारत में अवेलेबल नहीं है। मगर एक हकीकत यह भी है कि डाउरी डेथ्स भारत में ही होती हैं। हम शर्मसार इसी देश में होते हैं जब हमारी औरतों को इस तरह से जलाया जाता है। तो क्या आप इस दलील से सहमत हैं? देखिए अभिशार, काश की आपकी रिपोर्ट में कुछ ऐसे परिवारों की बात भी होती जिनकी बेटियां जल के मर गईं। हाल में सहारनपुर की एक बेटी सफदरजंग अस्पताल में मरी और हम लोग कोशिश कर रहे हैं, उनके माँ बाप दर दर भटक रहे हैं, लेकिन आज तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई, केस भी रजिस्टर नहीं हुआ है, ना उसके बयान लिए गए। वो लड़की यहीं दिल्ली आकर के मरी है। तो कुछ शायद दूसरी तरफ की बात भी कही गई होती जो रिपोर्ट आपकी कर रही थी मोहतरमा, तो शायद लोगों को समझ में आता हम लोग जो कहने जा रहे हैं। बहरहाल ये ऐसा देश है जहाँ की कुल मिलाकर के आज तक 97,202 लड़कियां 10 साल के अंदर दहेज की बलि बेदी पर चली गई दुनिया से। नई नई बेटियां, बहुएं, जिनको लाखों रुपए खर्च के, हजारों खर्च करके आपने ससुराल पहुंचाया। उसके बाद कोई वहीं का सुप्रीम कोर्ट कहता है कि लड़कियां मिसयूज कर रही हैं। हम लोगों ने इसी बात के लिए एक बहुत बड़ी शोध की थी पूरे देश में, और इस शोध के जरिए 94,000 केसेस को हमने देश के 4 राज्यों में देखा। और अलग अलग स्तर पर सबसे बड़ी बात क्या है इसमें कि ये अलग अलग बयान, जो सुप्रीम कोर्ट का बयान है उसके 2 हिस्से हैं। एक तो कि जब मजिस्ट्रेट जब डिटेंशन के लिए बोले तो ये सुनिश्चित करे कि पुलिस वालों ने जो सीआरपीसी का 41 प्रावधान है उसको पूरी तरह से लागू किया है, जिसमें कि 9 अलग अलग प्रावधान बनाए गए हैं। तो वो एक तय। दूसरी बात उन्होंने इसी बात पर कह दी, मुझे मालूम नहीं कि कौन सा डेटा सुप्रीम कोर्ट के पास था, क्या रिसर्च कराएगी। उन्होंने कह दिया लड़कियां मिसयूज करती हैं, बूढ़े दादा दादी को गिरफ्तार करवाती हैं। तो कहीं न कहीं एक जो सारा समाज इस समय लगा हुआ है औरतों की तस्वीर पेश करने में कि ये सारी लड़कियां जो हैं जिनके साथ अत्याचार होता है, रेप होता है, वो तो चाहती हैं रेप करवाना। जिनके साथ दहेज की हत्या होती है वो तो पूरा परिवार जाते ही उजाड़ना चाहती है, पतियों को जेल भिजवाना चाहती हैं, सास ससुर को जेल भिजवाना। कुछ इस तरह का एक माहौल, इस तरह की, मैं कोई बहुत ज्यादा में इसमें मुझे कोई शौक नहीं लगा कि ऐसी बयानबाजी हो रही है। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कुछ ऐसा ही कह दिया, क्योंकि ये तो पूरी पुरुषवादी समाज की मानसिकता है जिसके तहत कि आप तथ्यों में नहीं जाना चाहते हैं। आप ये नहीं देखना चाहते हैं कि सिर्फ 15% लड़कियों को न्याय मिल रहा है, बाकी सारी केसेस में लड़कियों को न्याय मिल ही नहीं रहा है। हर जगह कॉम्प्रोमाइज कराने की कोशिश की जाती है। परिवार पहले कहेगा मुंह बंद करके बैठो, पुलिस वाले कहेंगे कि तुम कॉम्प्रोमाइज करो, और मैं क्षमा चाहूंगा, मैं आपको रोक रहा हूं, तो महिलाओं को मैं आपको रोक रहा हूं, मैं क्षमा चाहूंगा आपसे। यहाँ पर सही है जी, यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने 2 अहम आंकड़े भी कोट किए हैं। कन्विक्शन रेट 15%, मगर गिरफ्तारी 93.6। उसी तरह से ये भी कह रहे हैं कि जो गिरफ्तारी होती है 1,97,762, और ये क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो 2012 की बात की गई है, उसमें 47,951 महिलाओं की गिरफ्तारी है। तो क्या हम इसे महिला विरोधी फैसला मान सकते हैं? नहीं, देखिए पुलिस का जो महकमा है उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट, शायद माननीय कोर्ट हम लोग से ज्यादा जानती है कि आखिर जो केसेस हैं उनकी रिपोर्ट तो यही फाइल करते हैं, और ये रिपोर्ट फाइल करके कॉम्प्रोमाइज करवाते हैं, फिर उसमें करप्शन है, रिपोर्ट फाइल करने में करप्शन है। आपने तो कल ही सुना ना कि फोरेंसिक, जब लड़की मर गई तो आप फोरेंसिक रिपोर्ट को भी बदलवा सकते हैं दबाव डलवा करके। जब आप एक मंत्री के केस में आप दबाव डाल सकते हैं तो फिर आप किसी भी केस में दबाव डाल सकते हैं और ये बदलवा सकते हैं। तो कानून लागू करने वाली व्यवस्था की तो हालत हमारे देश में ये है। आपने एक बहुत अहम मुद्दा उठाया रंजना जी, आपने एक बहुत अहम मुद्दा उठाया है। बिल्कुल, जला दिया जाता है, बिल्कुल, मैं इस बहस को आगे बढ़ाना चाहूंगा, बात तो करिए ना, इस बहस को मैं आगे भी बढ़ाना चाहूंगा। मोनिका अरोड़ा, मैं आपको यहां लाना चाहता हूं। अगर आपने इस फैसले पर गौर किया हो तो बहुत ही तल्ख टिप्पणी पुलिस पर की गई है, उसे कॉलोनियल बताया गया है, सेक्शन 41 सीआरपीसी का जिक्र किया गया, मगर ये कहा गया है कि काश अगर इसका सही ढंग से लागू किया गया होता तो इतने एंटिसिपेटरी बेल के मामले हमारे सामने नहीं आते। तो इससे साबित होता है कि पुलिस की नीयत पर शक है। अब नए हालात में सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद हम कैसे यकीन करें कि पुलिस फिर से
इसे ट्विस्ट नहीं करेगी और फिर से उसकी नियत पर सवाल खड़े नहीं होंगे? अभिसार जी देखिए, यहाँ दो बातें कही गई। एक, सुप्रीम कोर्ट माहौल को देखकर काम करती है और दूसरा पुरुषवादी मानसिकता का कहीं ना कहीं परिचायक है। मैं इन दोनों बातों से सहमत नहीं हूँ। मेरा कहना है एज अ लॉयर, मैं किसी और के एक्सपीरियंस पे नहीं, मैं अपने यहाँ जो केसेस आते हैं और उनकी भरमार है, उन केसेस के बेसिस से बता सकती हूँ कि जो डाउरी रिलेटेड लॉज हैं उनका कितना मिसयूज हो रहा है और दूसरी ओर उनका अंडर यूज भी है। उसमें मैं बाद में आती हूँ। मिसयूज कैसे हो रहा है, यहाँ जैसे 2012 के आंकड़े आपने बताए, 2 लाख अरेस्ट, उसमें से 47,000 विमेन वर अरेस्टेड, कन्विक्शन रेट सिर्फ 15% का। कोर्ट ने क्या कहा है? कोर्ट ने कोई नया लॉ ले डाउन नहीं किया है। कोर्ट ने कहा है जो प्रोविजंस ऑलरेडी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में एग्जिस्टिंग है, सेक्शन 41 सीआरपीसी का है जो 9 पॉइंट्स कहता है, वो कहता है कि अरेस्ट करो, ये नहीं कह रहा अरेस्ट मत करो, लेकिन सेटिस्फाइड हो जाए पुलिस ऑफिसर कि अरेस्ट क्यों आवश्यक है। अगर लगे कि हस्बैंड और रिलेटिव्स एब्सकॉन्ड कर जाएंगे, इन्वेस्टिगेशन में मदद नहीं करेंगे, एविडेंस को टैंपर करेंगे, लड़की को गवाहों को धमकाएंगे और इन्वेस्टिगेशन के साथ छेड़छाड़ करेंगे, तब अरेस्ट करो। कोई मिसकॉन्डक्ट करेंगे तब अरेस्ट करो। साथ ही मैजिस्ट्रेट को कहा मैं आपकी बात समझ गया। अगर पुलिस ऑफिसर अरेस्ट करता है, मैं आपकी बात बिल्कुल समझ गया। मैं ये कह रहा हूं यहां पर, जो मेरा सवाल भी आपसे ये था कि पुलिस पर बहुत तल्ख टिप्पणी की गई है। मेरा प्रश्न आपसे ये था कि अब नए हालात में पुलिस हालात को फिर से ट्वीक करने की कोशिश करेगी, तो पुलिस की नियत पर सवाल है। यहां कॉलोनियल बताया गया है, बहुत ही तल्ख टिप्पणी की गई है, तो वही पुलिस से हम फिर भी डील कर रहे हैं। तो चेक्स एंड बैलेंसेस तो अभी भी नहीं है। नियत पे चेक्स एंड बैलेंसेस कैसे होंगे? जी, मैं उसी पर आ रही हूं। निर्भया कांड से आज तक हम लोग लगातार कह रहे हैं कि 1860 का दिल्ली पुलिस एक्ट है, ये गुलाम भारत पर, गुलाम लोगों पर राज करने के लिए बनाया गया था अंग्रेजों द्वारा। इसमें अमेंडमेंट की बहुत आवश्यकता है। तब राजकाज का एक सिंबल थी पुलिस। आज तो वेलफेयर स्टेट है, लोगों के साथ ही बननी चाहिए पुलिस को, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। लेकिन पुलिस क्या करती है, एफआईआर लॉन्च होते ही विच हंट शुरू कर देती है, आनन फानन में अरेस्ट करती है हस्बैंड को, इन लॉज को। तो कोर्ट इसमें इंटरवीन कर रही है और कह रही है इस कॉलोनियल माइंडसेट को छोड़ दो। आप देखो, अगर आवश्यकता है तभी अरेस्ट करो, वरना अरेस्ट मत करो। और साथ ही बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन और जो कोर्ट ने कहा है, वो मैजिस्ट्रेट को कहा है कि आप देखिए जो चेक लिस्ट है 9 पॉइंट्स की, अगर पुलिस ने इसको लगाया है कि नहीं लगाया है अरेस्ट करने से पहले, और नहीं लगाया तो डिपार्टमेंटल इंक्वायरी कीजिए और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मामला बनता है। बिल्कुल, आपने अहम मुद्दा उठाया। कविता श्रीवास्तव, चेक्स एंड बैलेंसेस की बात की जा रही है, क्योंकि जाहिर सी बात है हमने रविंद्र की भी दास्तान देखी और ऐसी कई दास्तानें उभर कर आती हैं। आंकड़े भी यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने किए। तो हमारे संविधान में, हमारे कानून में आपको नहीं लगता कि ऐसे चेक्स एंड बैलेंसेस होने चाहिए? क्या आप वाकई आपको लगता है कि पीड़िता का पक्ष इस फैसले से कमजोर हुआ है? देखिए, जो एक आपराधिक कानून था फिजिकल और मेंटल क्रूअल्टी के लिए, शारीरिक और मानसिक यातनाओं के लिए, अलॉन्ग विद डाउरी रिलेटेड वायलेंस, वो तो अब लगभग खत्म हो गया है इस जजमेंट के बाद। और अगर 41A तक ही सुप्रीम कोर्ट रहती तो कोई दिक्कत नहीं। 41A तो हम लोग ही तो लाए थे ना, मानव अधिकार कार्यकर्ता, हम ही लोगों ने लॉ कमीशन में बैठ बैठ के करवाया। लेकिन इसके आगे जो बातें कही हैं, ये कहा है कि अगर आपको गिरफ्तारी नहीं करनी है तो आप 15 दिन के भीतर दर्ज होने के बाद आप मैजिस्ट्रेट को बोल दें, क्योंकि उसके बाद अगर आप गिरफ्तारी करने जाएंगे तो आपको मैजिस्ट्रेट के पास जाना होगा। तो जो एक कॉग्निजेबल ऑफेंस था, आपने उसको नॉन कॉग्निजेबल कर दिया है। तो मुझे लगता है आपराधिक कानून तो अब स्वाहा हो गया है। आप कह रहे हैं कि 93%, ये जो कह रहा का जो जजमेंट है, ये कह रहा है 93%। मैं बताऊं, राजस्थान में 42% केसेस आर क्लोज्ड। 42%। यहाँ तो बिल्कुल न्याय नहीं मिलता है। अभी कौन सा, मैंने तो एक केस नहीं देखा है जहाँ पुलिस ने तुरंत गिरफ्तारी की हो। एक साल, 1.5 साल। ये पूर्वाग्रह से ग्रसित है। आप एक अहम बात कह रही कविता श्रीवास्तव, पूर्वाग्रह से ग्रसित है। कानून पुरुष मानसिकता से काम करता है, को बोलेंगे इंटरवीन करें। हमें बहुत प्रॉब्लम्स हैं। अमोल कुरे, जैसा कि यहाँ पर रंजना जी भी कह रही हैं और कविता भी कह रही हैं
कि ये पुरुष मानसिकता से पूरा काम कर रहा है, पुलिस भी उस हिसाब से काम करती है और ये फैसला भी बताता है कि दिक्कत पुलिस के आचरण में है, तो क्या आपको नहीं लग रहा कि ये फैसला पीड़िता के लिए एक काला अध्याय माना जाएगा? नहीं, ये फैसला पीड़िता के लिए काला अध्याय नहीं, ये सिर्फ बीवी के लिए काला अध्याय के लिए बात हो रही है। आप देखिए, आपके सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर किया है कि 2 लाख के ऊपर महिला भी अरेस्ट हो चुकी है इसमें, और इसमें पुलिस अकेले को दोष देके कोई फायदा नहीं है। आप जब तक ये दहेज विरोधी कानून जो है इसको नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस कराइए, क्योंकि एक मियर कंप्लेंट के ऊपर आपका पूरा जो नाम उसमें शामिल किए जाएंगे एफआईआर में, वो सारे के सारे लोगों को अरेस्ट हो जाता है। आप सोचिए, एक बार एक फैमिली अगर अरेस्ट हो जाती है तो उसका क्या परिणाम होता है पूरा इस पे। दूसरी बात, मैडम प्लीज, हमने आपको सुना है, प्लीज एक बात पूरी कहने दीजिए हमें प्लीज। तो दूसरा बात ऐसा है कि आप सुसाइड रेट देखिए, मेंस के सुसाइड रेट, मैरिड मेन स्पेशली, आपको नहीं लगता है कि ये उन पे अन्याय होते जा रहा है? ये ऐसा कहीं सवाल नहीं आता है? आप बस एक पुलिस कंप्लेंट के बेसिस पे, जो कि 4 दीवारों के बीच में हुई घटना है, जिसका कोई सबूत नहीं है, जिसका कोई प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं है, सिर्फ एक कंप्लेंट के बिना पे आप पूरे परिवार को अरेस्ट करवाते हो, ये काहे का न्याय है? बाकी सारे केसेस में आपका इन्वेस्टिगेशन चलता है, आप पूरे अमोल, मेरा आपसे एक सवाल है, क्या एक महिला इतना रैम्पेंटली इस कानून का दुरुपयोग करती है? क्या हम ये मान के चलते हैं कि एक महिला की सोच इतनी, जिसे हम कहते हैं, मैं एक शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, इतनी ट्विस्टेड सोच होगी उसे कि वो इस कानून का दुरुपयोग करेगी? क्या आप इस सोच से चल रहे हैं? अमोल, कैन आई रिस्पॉन्ड टू दैट? मैं 1 मिनट आऊंगा कविता आपके पास। हाँ, बोलिए अमोल। बिल्कुल रैम्पेंट यूज हो रहा है सर, इसमें दूसरा नहीं, प्लीज ये रैम्पेंट यूज होते जा रहा है। इसमें दिक्कत ये हो रही है कि कोई छोटी मोटी नोकझोंक को डाउरी हरासमेंट का नाम दिया जाता है। सास अगर कुछ बोलती है तो उसको डाउरी हरासमेंट का दिया जाता है। आपसे कुछ पूछा जाए, आपको अगर नहीं करना है तो इसका जवाब दीजिए रंजना, और ये जवाब दीजिए अमोल पुरे की इस बात का कि छोटे मोटी नोकझोंक को डाउरी हरासमेंट का नाम दिया जाता है। अमोल, मैं रिएक्शन लेता हूं दूसरों से। जवाब दीजिए रंजना इस बात का। अभिषार, कोई नहीं, कोई औरतें नहीं जाती है छोटी। एक मिनट कविता, मैं आपके पास आऊंगा। ये तो कविता जी, मैं आपके पास आऊंगा, मैं आऊंगा कविता जी आपके पास। रंजना जी बोलिए। स्वीडन में अभिषार, स्वीडन में और जापान में सबसे ज्यादा पुरुष सुसाइड करते हैं और मैरिड होते हैं, मैरिड पुरुष सुसाइड करते हैं स्वीडन में और जापान में। वहाँ तो कोई दहेज की समस्या नहीं है। तो सुसाइड को जोड़ना कि पुरुष का सुसाइड हो रहा है और औरत को जला के मारना, उसको फांसी लटका के मार देना, उसको हर तरह से प्रताड़ित करना, ये कहीं कोई कंपेरेबल डेटा नहीं है। ना तो इनके पास कोई रिसर्च है, ये नादानी की बातें करते हैं और ये कोई भी फैक्चुअल इनके पास इंफॉर्मेशन नहीं है। जो हम लोग दिन रात इस तरह के केसेस देख रहे हैं, जो हमारे मैडम, ये नादानी की बातें नहीं है, ये आपका एनसीआरबी का डेटा है, ये एनसीआरबी का डेटा है। आप नहीं, फिर यहाँ पे मांग उठती है मैडम, यहाँ पे मांग उठती है कि आप एक मेंस राइट बोलने दे रहे ना, सुन लीजिए अमोल, मैं आपसे रिएक्शन लूंगा। सुन लीजिए अमोल, डाली हुई रिपोर्ट ध्यान से पढ़िएगा, इसको ध्यान से पढ़िएगा, फिर आपको समझ में आएगा। मैं आपको एक आंकड़ा और दे दूं अभिषार, 1 मिनट का धैर्य रख करके सिर्फ मैं एक आंकड़ा देना चाहती हूँ। मैडम, ऐसे बहुत सारी रिपोर्ट्स है, सुनना चाहिए और ये ऐसे बहुत सारी रिपोर्ट्स कि हमारे देश के अंदर जो 6 करोड़ महिलाओं ने कहा, एक जो सरकारी जब डेटा कलेक्ट किया गया, 6 करोड़ महिलाओं ने कहा कि मेरे पर हिंसा हुई है, मेरे साथ मारपीट की गई है। 6 करोड़, इसका मतलब क्या हुआ कि जब 1000 महिला पे हिंसा होती है तो 1 महिला की रिपोर्ट कहीं न कहीं जाकर के जाती है। 70% तो जानती भी नहीं है कि कोई कानून है जिसके तहत हमको जो मार रहे हैं, पीट रहे हैं, हमसे दहेज मांग रहे हैं। मैं समझ गया। चलिए, मेरे पास वक्त बहुत कम है। मोनिका अरोड़ा, आप खुद एक वकील हैं। मोनिका अरोड़ा, मैं समझ गया। रंजना जी, किस तरह की मिसयूज की बात कर रहे हैं? मोनिका अरोड़ा, आप खुद जानते हैं कि हमारा कानून बाय डिफॉल्ट के लिए, अमोल एक ये सारा स्टडी होने के लिए आप एक मिनट वेलफेयर मिनिस्ट्री बनना चाहिए। ये मांग है, आज देश की मांग है। 1 मिनट मोनिका, आप नहीं मानते कि हमारा कानून बाय डिफॉल्ट एक पेट्रियार्कल सोच के नतीजतन महिलाओं के खिलाफ ही है?
तो आपको नहीं लग रहा कि अब इस फैसले के आने के बाद हालात और जो है दूभर होंगे? चेक्स एंड बैलेंसेस की बात सही है, मगर कानून का सबसे ज्यादा दुरुपयोग, कानून को सबसे ज्यादा ट्वीक करने का काम हमारी पुलिस करती आई है और इसके हमारे पास बेइंतहा सबूत हैं। मोनिका जी। अभिसार, मैं ये मानती हूँ कि पुलिस की जवाबदेही बढ़ेगी। आदमी हो या पुरुष, आदमी हो या औरत, हस्बैंड हो या वाइफ, हर एक को एक फेयर जस्टिस लेने का हक है। इन्वेस्टिगेशन स्ट्रांग होनी चाहिए। किसी की भी कंप्लेंट आती है, फेयर, एक्सपीडिशियस, इफेक्टिव, स्ट्रांग इन्वेस्टिगेशन होगी तो सच का मालूम चलेगा। आज मैं कहती हूँ कि मिसयूज भी हुआ है और अंडर यूज भी है ये सेक्शन 498A। तो रंजना जी ने कहा कि कुछ महिलाएं हैं, गांव की महिलाएं हैं, लो फैमिली बैकग्राउंड से महिलाएं हैं, वो आ ही नहीं पाती हैं, उनको पता ही नहीं कानून का। इसलिए इन्वेस्टिगेशन स्ट्रांग होगी, उनका एक विश्वास पुलिस में आएगा कि अगर हम पुलिस के पास जाते हैं तो हमें न्याय मिलेगा। चलिए एक आखिरी कमेंट, मेरे पास वक्त कम रह गया है, आखिरी कमेंट कविता जी आपसे। कविता जी, क्या आपको लगता है कि हालात वाकई बहुत निराशावादी हैं? आपको ऐसा लग रहा है वाकई हालात निराशावादी हैं? बिल्कुल, मुझे लगता है इस जजमेंट के बाद अब तो औरतों के लिए कोई आपराधिक कानून रहा नहीं, क्योंकि अब तो कोई गिरफ्तारी नहीं होने वाली है। सारे पुलिस पहले ही नहीं करना चाहते थे, अब तो उनको ये जजमेंट मिल गया। इसीलिए स्टेट ऑफ बिहार मस्ट ये जाना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू करवाना चाहिए और राष्ट्रीय महिला आयोग को इंटरवीनर बनना चाहिए। ये न्यायपूर्ण जजमेंट नहीं है, इससे औरतों का अन्याय होगा। मेरे पास इतना ही वक्त है, काश मैं इस पर और चर्चा कर पाता, मगर एबीपी न्यूज लगातार इस मुद्दे पर आपके साथ चर्चा करता आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप चारों का, मगर हम उम्मीद करते हैं कि पुलिस जो है अपना काम सलीके से करेगी, क्योंकि जैसे हमने कहा इस जजमेंट में सही मायने में तल्ख टिप्पणी पुलिस पर की गई है। अगर पुलिस सलीके से रहती है, अपना काम ढंग से करती है, तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि पीड़िता को न्याय भी जल्दी मिलेगा।